गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ साइंस में। अभी बायोलॉजी का पार्ट चल रहा है और पिछले 2 वीडियो उस पे ले चुका हूँ, जिसमें होमोस्टेटिक्स के बारे में जो है कुछ बताई गई थी कि मतलब अबाउट हार्मोन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, सभी के सभी चीज़ पे जो है डिस्कस की जा चुकी है। तो आज मैं आपके सामने उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख लीजिए, सोल्जर्स ऑफ डिफेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सोल्जर्स कहते हैं सिपाही को, और डिफेंस मतलब सोल्जर्स होते ही हैं डिफेंस के लिए। कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं सोल्जर्स का क्या काम होता है, एक दूसरे की रक्षा करना, है कि नहीं। नाम से ही जाहिर है कि सोल्जर का मतलब क्या है, किसी भी चीज की वो रक्षा करे, या तो देश की रक्षा करे या किसी के अंग रक्षक के तौर पे उसकी जान की रक्षा करे, या बॉडीगार्ड के तौर पे हमेशा जो है उनके पास में रहे और मतलब उसके जो रक्षात्मक पहलू हैं उसका ध्यान रखे। दूसरी बात है कि घर पे भी लोग पहरे बिठाते हैं। जिस तरह से हमारे देश के वीर जवान जो है बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, हमको जो है जल्दी बीमारी का हम शिकार नहीं होते हैं। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, तो वो अगर कमजोर हो गया तो उससे भी क्या होता है कि हमको बीमारी मतलब लग जाती है। या फिर कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो बीमारी को आने ही नहीं देते हैं, उससे लड़ते हैं पहले। जब वो डिफीट हो जाते हैं तब वो बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सोल्जर्स ऑफ डिफेंस के बारे में आप देख रहे होंगे, फिर एक आगे में आप इसको देखिए कि ये एक आदमी है और ये डॉक्टर साहब हैं, ये एक लेडीज है, और ये लेडीज जो है मास्क को पहने हुई है, और यहाँ पे भी देखिए एक तरह का मास्क को पहने हुआ है। ये भी देखिए यहाँ भी मास्क को पहने हुआ है, और यहाँ भी मास्क इसलिए पहनी जाती है कि कोई अवांछित पदार्थ जो है नाक या मुंह के माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं करे। चलिए इस पे और डिस्कस करते हैं। इस पे बहुत सारी चीजों के आप देखिए, जब इस डायग्राम को आप देखेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये सब जो एक दिखाई गई है कि दुकान के बाहर जो मतलब फल उल रखे जाते हैं, उससे भी रिलेट है। आज उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं अपने लोग कि बीमारी आखिर कैसे इंसान के अंदर प्रवेश करती है, और बीमारी जो है इंसान के अंदर प्रवेश करती है तो उसके रक्षात्मक मतलब रक्षा के लिए हम क्या करते हैं। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम खुले में रखी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए बिना धोए हुए। तो आज उसी के बारे में अपने लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज थोड़ा सा जो है इसको पढ़ते हैं, देखिए। अब यहाँ, haven't you observed the picture of people wearing protective mask in place where epidemic spread out? कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पूरे देश में एक पेंडेमिक फैली हुई थी। पेंडेमिक उसको कहते हैं जो बीमारी जो है ना, मतलब कि बहुत लार्ज टाइप में फैले, मतलब देश विदेश को लेके अगर वो बीमारी पूरे देश में फैल जाती है, किसी देश में या कोई एक पूरा एरिया में फैल जाए, तो उसको अपने लोग पेंडेमिक कह देते हैं, एक तरह का महामारी बोल देते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम में आप देखे होंगे कि लोग जो है मास्क पहनते थे, वो एक तरह का पेंडेमिक था। ठीक उसी तरह यहाँ पे दिया गया है कि पीपल वियरिंग, लोग पहनते हैं प्रोटेक्टिव मास्क। क्या पहनते हैं? प्रोटेक्टिव मास्क, जहां पे एपिडेमिक जो है फैल जाए, एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक भी बोल देते हैं, वहां पे फैल जाए या बीमारी फैल जाए,
तो वहां पे अपने लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए अपने लोग चर्चा करेंगे कि बीमारी जो होता है कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होता है, कुछ बीमारी होता है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज उसको कहते हैं जो एक दूसरे इंसान के मतलब संपर्क में आने के बाद फैल जाता है। दूसरा होता है कि अगर हम एक दूसरे इंसान के संपर्क में भी आए तो वो संपर्क में आए, जैसे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, या फिर कोई आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, उसके माध्यम से अगर एक बीमारी दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है तो उसको अपने लोग कह देते हैं कि ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कुछ ऐसे बीमारी हैं जो हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, सीधा का सीधा समझिए कि अगर वो ब्लड का संपर्क होता है तभी वो बीमारी फैलता है, अदरवाइज नहीं फैलता है, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। उस पर भी अपने लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ वेयरिंग मास्क इन सच सिचुएशन, मतलब क्या है, मतलब वेयरिंग मास्क क्यों पहनते हैं, किस सिचुएशन में पहनते हैं, तो ये सब अपने लोग और आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है, कैन सच प्रिकॉशंस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द बॉडी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कहने का मतलब है अपने लोग मास्क इसलिए पहनते हैं, मास्क इसलिए पहनते हैं कि जब कोई पैथोजेंस हमारे शरीर में इंटर करता है तो वो इंटर नहीं करे। इस वजह से अपने लोग ये प्रिकॉशंस होता है कि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत हो जाएं या अपनी सावधानी खुद करें, क्योंकि सावधान हटी और दुर्घटना घटी। आप भी सुने होंगे, डजंट आवर बॉडी हैव इट्स ऑन नेचुरल डिफेंस, क्या हमारे बॉडी के पास में नेचुरल डिफेंस नहीं है? नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रिवेंट टू एंट्री दी पैथोजेंस। हमारे शरीर में कुछ ऐसे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो पैथोजेन से हमारी रक्षा करता है। उसी के बारे में अभी आगे की स्लाइड में अपने लोग पढ़ेंगे। ये देखिए डिफेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिफेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। ये डिफेंस क्या है? डिफेंस एक एबिलिटी है कि हमारे बॉडी के अंदर एक एबिलिटी है जो पैथोजेंस को आने से रोकता है या फिर पैथोजेंस को आने से रोकता है। अब रोकने के लिए उसको बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे कि डिस्ट्रॉय भी करता है। पहले वो लड़ेगा, लड़ने के बाद अगर वो हार जाएगा तो फिर हमारे बॉडी में वो इंटर करता है। दैट हैव ऑलरेडी इंटर्ड द बॉडी। आवर बॉडी इज वेल इक्विप्ड विद अ वैरायटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे शरीर में बहुत सारे वैरायटी हैं, मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। अभी देखिए इनके बारे में अपने लोग बात करते हैं। ये देखिए डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म भी होते हैं हमारे बॉडी में जो दूसरे मतलब पैथोजेन से हमारी रक्षा करते हैं, बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं, वायरस से रक्षा करते हैं। तो उनके बारे में उसी को कहते हैं जो हमारे शरीर को पैथोजेन से, पैथोजेंस क्या, बीमारी फैलाने वाले कारक से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म में अपने लोग अभी देखेंगे, ये डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या आते हैं। बॉडी कवरिंग एंड सिक्रेशन। सबसे पहले बॉडी कवरिंग एंड सिक्रेशन, कुछ ऐसे चीज हैं जो हमारे शरीर से जो है क्या होता है, सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। लेकिन बॉडी कवरिंग में क्या आ गया, स्किन आ गया। स्किन आप देखते होंगे नहाते हैं अपने लोग के शरीर के अंदर पानी प्रवेश नहीं करता है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। म्यूकस, ये स्किन जो है, स्किन जो है बहुत चीजों से अपनी रक्षा करता है। एक तरह का डिफेंस अगर मैकेनिज्म की बात होगी कि हमारे शरीर में कौन कौन डिफेंस मैकेनिज्म है, तो एक आप स्किन का नाम ले सकते हैं। दूसरी बात है कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और म्यूकस भी होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और सलाइवा भी होता है, टीयर भी होता है। ये सब क्या है, ये सब सिक्रेशन हो रहा है। टीयर आंसू सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो इस वजह से अपने लोग इसको सिक्रेशन कह दिए। और दूसरी बात है कि बॉडी कवरिंग में अपने लोग स्किन का नाम ले लिए। स्किन जो है सीधा समझिए ना, बॉडी कवरिंग है, इससे हमारा शरीर पूरा ढका हुआ है। दूसरी बात है कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, म्यूकस, सलाइवा, टीयर एक्सेट्रा का निर्माण करता है।
आंसू भी है, तो एक तरह का ये मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म। आपको जानकर हैरानी होगी, देखिए टीयर भी जो है डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं, सलाइवा भी, म्यूकस मेम्ब्रेन भी। आप इन चीजों के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, HCl होता है, फिर HCl भी है हमारे शरीर के अंदर, एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, म्यूकस भी करता है। ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। देखिए ब्लड भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बॉडी फ्लूइड्स में आ जाते हैं कि हमारे शरीर में जो जो तरल पदार्थ होते हैं उसको हम लोग फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। फ्लूइड्स के नाम से मतलब जो जिसमें बहने की क्षमता होती है उसी को अपने लोग फ्लूइड्स कह देते हैं। दूसरी बात है कि आप ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब फ्लूइड्स में आते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको देखिए ब्लड फ्लूइड्स में आता है, लिम्फ भी फ्लूइड्स में आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अपने लोग धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए स्किन के बारे में, जैसा कि स्किन जो है बॉडी कवरिंग है और ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इनके बारे में थोड़ा सा अपने लोग पढ़ते हैं। स्किन इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, स्किन जो होता है हमारे शरीर के ऊपर जो स्किन होता है ये भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है बॉडी का, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको अपने लोग बॉडी जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग बोल देते हैं। बॉडी का, बॉडी की रक्षात्मक वो जो है क्या कहते हैं, एक तरह से रक्षा करने वाले मैकेनिज्म होते हैं। बॉडी कवरिंग है, शरीर पूरा ढका हुआ है स्किन के द्वारा। इट इज अ सेफ्टी शील्ड दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स। ये क्या करता है, स्किन क्या करता है, स्किन क्या करता है, ये स्किन की अगर बात होगी तो ये एक तरह का बॉडी कवरिंग है। आप ये देख लीजिए, बॉडी कवरिंग है, बॉडी कवरिंग है। दूसरी बात है कि ये बॉडी कवरिंग के साथ साथ क्या है ना, ये एंट्री ऑफ जर्म्स का ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ जर्म्स। ये कर रहा है, मतलब कि जर्म्स जितने भी कीटाणु होते हैं उससे मतलब रक्षा करता है। आप देखिए स्किन के बारे में क्या है, स्किन जो है एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, आप ये भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी बात है क्या, स्किन बॉडी कवरिंग भी है। तीसरी बात ये प्रिवेंट्स करता है मतलब जर्म्स को एंट्री होने से। अब आगे देखिए, ये अपने लोग का स्किन हो गया, ये स्किन का लेयर, ये क्या है, स्किन का लेयर है। एक तरह का स्किन जो है ये है स्किन, और ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा में दिखाया गया है। ये अपने लोग का हेयर है, हेयर यहाँ तक आता है, आप यहाँ तक देख लीजिए, ये हेयर भी यहाँ तक, ये देखिए हेयर अपने लोग का यहाँ तक रहता है, ये स्किन का पार्ट। दूसरी बात है कि इसमें जो ये चीज है ये एपिडर्मिस है, जो ऊपर वाले को एपिडर्मिस बोल देते हैं। जस्ट यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे एक सेबासियस ग्लैंड होता है, सेबासियस ग्लैंड होता है यहाँ जस्ट। फिर अपने लोग अगर सेबासियस ग्लैंड से नीचे चलते हैं इसको स्वेट ग्लैंड बोल देते हैं, जिससे पसीना निकलता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में अभी अपने लोग करते हैं। सबसे ऊपर में क्या हो गया, स्किन के सबसे ऊपर में जो लेयर होता है स्किन, ये टोटल का टोटल एक स्किन का काट लिया गया है ये। और यहाँ पे देखिए अपने लोग का हेयर, हेयर कभी कभी आप देखते होइएगा तो हेयर यहाँ तक रहता है, हेयर सीधा समझिए कि स्वेट ग्लैंड के पास ही रहता है। तो ऊपर वाले जो होते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, जो इसमें एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको अपने लोग केराटिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये एपिडर्मिस में एक तरह का देखिए, चीजों को अगर आराम से समझना है तो ही ये समझा जा सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चीजों को एक तरह से ही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब आपको मालूम है कि जस्ट ये स्किन का लेयर है, और स्किन के सबसे बाहरी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कह देते हैं। एपिडर्मिस में ही एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केराटिन
प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ये होता है। और ये क्या करता है, केराटिन प्रोटीन ही, केरोटीन भी होता है और केराटिन भी होता है। केरोटीन कहाँ होता है वो भी अपने लोग जानेंगे। ये जो एक तरह का केराटिन प्रोटीन है, ये क्या करता है, जर्म्स का एंट्री ही होने नहीं देता, प्रिवेंट्स करता है। दूसरा क्या है, सिबासियस ग्लैंड है। सिबासियस ग्लैंड यहाँ पे है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये सिबासियस ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, ये इसको अपने लोग सिबासियस ग्लैंड बोल देते हैं। सिबासियस ग्लैंड क्या करता है, ये सीबम प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड मेक्स द स्किन ऑयली। ये क्या करता है, सीबम को प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस करता है, तो इसी के वजह से अपने लोग का क्या होता है, स्किन ऑयली हो जाता है। आपको अगर पूछा जाएगा कि एपिडर्मिस के ही पास जो है एक प्रोटीन होता है जिसको अपने लोग केराटिन प्रोटीन के नाम से जान देते हैं। सबसे पहले अपने लोग समझ गए कि एपिडर्मिस के पास एक प्रोटीन होता है जिसको केराटिन प्रोटीन के नाम से जान देते हैं। दूसरी बात है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में सिबासियस ग्लैंड होता है जिससे सीबम रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है। सीबम प्रोड्यूस होता है इस ग्लैंड से, सिबासियस ग्लैंड से, जिसके वजह से अपने लोग का फेस हो गया या स्किन हो गया ऑयली होता है और वाटर प्रूफ भी होता है। जब अपने लोग अभी देखिए ना, कुंभ स्नान हो रहा है, लोग सब नहा रहे हैं कुंभ में, तो आप देखिए कि उसका जो है पानी अंदर नहीं जाता है। अपने लोग भी नहाते हैं, नहाने के बाद क्या होता है, शरीर जो वाटर प्रूफ है अपने लोग का, पानी अंदर जा ही नहीं सकता है। तो ये वाटर प्रूफ कौन बनाता है, ये वाटर प्रूफ बनाता है या फिर स्किन ऑयली हो जाता है, इसके लिए एक ही चीज जिम्मेदार है, सिबासियस ग्लैंड। और सिबासियस ग्लैंड से एक रिलीज होता है सीबम, जो है एक तरह का प्रोटीन जो होता है रिलीज होता है, सीबम। इस तरह का सीबम जो है फ्लूइड आप कह सकते हैं, उससे रिलीज होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से दिखाया गया है सीबम। इस तरह से जो रिलीज होता है उसी के द्वारा अपने लोग का जो है स्किन ऑयली हो जाता है और अपने लोग का स्किन जो होता है वाटर प्रूफ होता है। अब अपने लोग यहाँ देखेंगे स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्वेट का मतलब सीधा समझिए पसीना वाली जो ग्रंथि है। डिजिनिफिकेशन डिसइंफेक्टेंट्स, क्या है ये, डिसइंफेक्टेंट्स आप समझिए, डिसइंफेक्टेंट्स प्रेजेंट इन द स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्लैंड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स। ये क्या करता है, ये भी एक तरह का जो है फ्लूइड रिलीज करता है स्वेट ग्लैंड अपने पसीना वाली जो ग्रंथि है उसके द्वारा। एक डिसइंफेक्टेंट्स मतलब कि इन्फेक्ट नहीं हो, मतलब कि चीजें इन्फेक्ट नहीं हो, जैसे ही जन्म प्रवेश करे वो जो है डिसइंफेक्ट कर दे चीजों को, अपने लोग के शरीर को इन्फेक्ट नहीं करे, तो इसलिए वहां पे डिसइंफेक्टेंट्स बोल दिए। ये क्या करता है, ये डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि जो हमारी शरीर को रक्षा करता है वो इस स्वेट ग्लैंड में मौजूद होता है। आप यहाँ पे देखिए, इससे जो रिलीज होता है वो जर्म्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अगर मान के चलिए कि एपिडर्मिस से पहुंच गया इधर सिबाकस ग्लैंड के पास और सिबाकस ग्लैंड से जस्ट यहाँ पहुंच गया स्वेट ग्लैंड के पास, तो स्वेट ग्लैंड भी यानी कि हर एक लेयर में रक्षात्मक चीजें मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखिए स्वेट ग्लैंड के पास भी डिसइंफेक्टेंट्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, कीटाणु को मारते हैं। तो आप ये यहाँ पे देखें कि स्किन को देखें और उसके मैकेनिज्म को देखें। आप यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, एक चीज है, देखिए चीजों को आराम से समझना है अपने लोग को, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये एक तरह का सीरीज चल रहा है, तो इसी के द्वारा अपने लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। आपको अब पता चल गया होगा कि हमारा जो स्किन होता है उसमें एपिडर्मिस मौजूद होता है, सेबासियस ग्लैंड मौजूद होता है और स्वेट ग्लैंड मौजूद होता है। सबसे पहले मेनली ये तीन ग्लैंड जो है एपिडर्मिस हो गया, सेबासियस ग्लैंड हो गया और स्वेट ग्लैंड हो गया, ये मौजूद होता है। दूसरी बात है कि अगर एपिडर्मिस क्या करता है, तो एपिडर्मिस के ही पास केराटिन प्रोटीन होता है जो एंट्री जर्म्स का नहीं होने देता है। सिबासियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम रिलीज करता है जिसकी वजह से अपने लोग का स्किन जो ऑयली हो जाता है और इसी की वजह से वाटर प्रूफ होता है। दूसरी बात है कि ये स्वेट ग्लैंड है और स्वेट ग्लैंड क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट्स रिलीज करता है जिसके वजह से क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या करता है, ये स्वेट रिलीज करता है,
इन्फेक्टेंट्स क्या करता है, स्वेट रिलीज करता है, पसीना रिलीज करता है, और इससे क्या होता है, एक कीटाणु मतलब सीधा समझना नहीं, कीटाणु नाशी है, यानी कीटाणु का नाश करता है, कीटाणु को खत्म करता है। अब आगे अपने लोग चलते हैं। ये देखिए, अब म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। म्यूकस, म्यूकस क्या, एक तरह का आप ये ले लीजिए कि जब अपने लोग खांसते हैं और खांसते हैं या छींकते हैं तो वो भी एक तरह का म्यूकस ही होता है। नाक से जैसे अपने लोग छींक देते हैं या फिर खखार के माध्यम से चीज़ों को बाहर कर देते हैं तो वो एक तरह का म्यूकस ही होता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन से ही म्यूकस क्या होता है, रिलीज होता है। इन्हीं को अपने लोग पढ़ेंगे। दी म्यूकस मेम्ब्रेन इज अनदर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी ये क्या है, हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग पार्ट्स है, या फिर आप कह लीजिए कि डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या करता है, पैथोजेंस ट्रैप्ड इन द म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेम्ब्रेन। अब जाहिर सी बात है, आप म्यूकस को देखे होंगे, म्यूकस को देखे होंगे, उसको आसान भाषा में जो नाक से जो छींकते हैं या फिर अपने लोग खखार के माध्यम से जो निकालते हैं वही है म्यूकस। अब चीजें अगर उसमें फंस जाती है तो उसको क्या करता है, एक तरह का ट्रेप है, ट्रेप है पैथोजेंस के लिए, एक तरह का वो ट्रैप है, मतलब एक तरह का वो जाल है, वो ट्रैप करता है पैथोजेंस को। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, पैथोजेंस को ट्रैप करता है और उसको खत्म करने का भी काम करता है। दी डिस्ट्रॉय जर्म्स आर एक्सपेल्ड आउट बाय द सीलिया सेल। अब देखिए, चीजों को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझना। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा, म्यूकस का निर्माण करेगा, म्यूकस का निर्माण करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का निर्माण करेगा। दूसरी बात है कि इसमें जो है एक तरह के चीजें, अगर मान के चलिए कि म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा, पैथोजेंस हो गया या फिर जर्म्स हो गया, ये जर्म्स क्या हो गया, जर्म्स ट्रैप हुआ, जर्म्स ट्रैप्ड होने के बाद मर जाता है, और मरने के बाद उसको जो है बाहर निकालने का काम कौन करता है, बाहर निकालने का काम कौन करता है, उसको सीलिया करेगा बाहर निकालने का काम। आप यहाँ पे देखें, म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस रिलीज करता है, और ये म्यूकस क्या करता है, जर्म्स को ट्रैप करता है, यानी कि जर्म्स को उसमें फांस देता है और जर्म्स को ट्रैप करता है। जर्म्स को ट्रैप करने के बाद क्या होता है, उसमें जर्म्स मर जाते हैं। मरने के बाद फिर वो शरीर से बाहर भी तो होना चाहिए। अब मान के चलिए चीजें जो है, बहुत चीजें मरती है, शरीर से बाहर भी होना चाहिए, तो वो सीलिया उसको बाहर करता है। ये सीलिया सेल की मदद से म्यूकस, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में ही होता है, सीलिया उसी की मदद से क्या होता है, ये बाहर होता है। आप ये देख सकते हैं, ये सब म्यूकस है, ये सब एक तरह का म्यूकस है। कवरिंग ऑफ द बॉडी एक्ट्स एज ए हैबिटेट फॉर मेनी यूजफुल बैक्टीरिया। हमारे शरीर का जो कवरिंग है या फिर म्यूकस है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया का वास स्थल है, यानी कि उनका एक तरह का घर है। दी जर्म्स दैट इंटर द बॉडी नीड टू compete विथ सच यूजफुल बैक्टीरिया। हमारे शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, और जो दूसरा जर्म्स अगर हमारे शरीर में के अंदर आना चाहता है तो वो इससे क्या करेगा, फाइट करेगा। किससे, जो यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे शरीर के अंदर, उससे क्या करेगा, उससे वो क्या करेगा, कंपीट करेगा, फाइट करेगा यूजफुल बैक्टीरिया से। किस लिए, शेल्टर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। शेल्टर के लिए फाइट करेगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए करेगा। आजकल अपने लोग भी तो वही कर रहे हैं, अपने लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और मचा से रखे हैं, है ना, कि उससे आगे बढ़ जाए, उससे आगे बढ़ जाए। जस्ट वही काम तो ये कर रहा, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, शेल्टर के लिए, आश्रय के लिए भी। आप देखे होंगे कि जमीन की, आप कहीं भी कोर्ट कचहरी चले जाइए, अक्सर करके आपको जमीन की लड़ाई मिलेगी। तो ये भी तो बैक्टीरिया क्या करता है, शेल्टर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे में होड़ मचा रखी है और फाइट करता है। तो क्या होता है, ग्रेट नंबर्स ऑफ जर्म्स गेट डिस्ट्रॉय। लेकिन क्या होता है, अगर हम किसी के जगह पे जाएं और उससे फाइट करें तो जाहिर सी बात है कि पतन होना निश्चित है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, बाहरी बैक्टीरिया, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस कंपटीशन में। अब यहां पे देखिए,
अब देखिए स्किन हो गया, डिफेंस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी बात है कि यू हैव अंडरस्टूड दैट बॉडी सेक्रेशंस, यानी कि बॉडी से कुछ चीजें फ्लूइड्स बाहर होती है, लाइक दैट बॉडी सेक्रेशन, लाइक स्वेट, पसीना बाहर होता है, म्यूकस होता है। ये क्या करता है, जर्म को डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है, जर्म को डिस्ट्रॉय करता है। जर्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। विच आर दी अदर सिक्रेशन, कुछ ऐसे सिक्रेशन होते हैं जो डिफेंड करते हैं पैथोजन से। अब देखिए अपने लोग यहां पे देखिए, ये देखिए हमारे कान में भी बहुत सारे वैक्स होते हैं, मतलब कान में मैल जमा हो जाते हैं, वो भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी बात है लाइसोजाइम जो होता है, हमारे टीयर में लाइसोजाइम होते हैं, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। म्यूकस होता है हमारे नाक में जो, वो भी कोई चीज ऐसे ही नहीं बनाई गई है या हमारे शरीर में है। म्यूकस जो होता है वो भी क्या करता है, म्यूकस ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी बात है कि लाइसोजाइम जो सलाइवा में होता है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है। आप ये चीज देख रहे हैं, ये टोटल के टोटल जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कान से भी जो मैल होता है, अपने लोग मैल को बहुत मतलब एक तरह से मतलब गलत अंदाज में लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मैल जो है एक तरह का ईयर वैक्स जो है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी बात है कि आंसू जो है, आंसू में जो लाइसोजाइम होते हैं, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। तीसरी बात है कि नाक में जो अपने लोग वो एक तरह का जो होता है म्यूकस, म्यूकस को आसान भाषा में क्या कहते हैं आप ही लोग बता सकते हैं, वो हमारे नाक में होता है, तो उसको भी वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके बाद लाइसोजाइम जो होता है सलाइवा के साथ नीचे आता है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, सलाइवा भी। दूसरी बात है म्यूकस इन ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया में भी ना खांसते हुए निकाल देते हैं अपने लोग, खांस के या फिर खखार के माध्यम से निकाल देते हैं। ट्रेकिया में जो म्यूकस होता है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके बाद हमारे पेट में देखिए, पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। उसके बाद हमारे पेट में भी म्यूकस होते हैं, पेट में भी म्यूकस होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। तो आप देखिए कि ये भी जो म्यूकस है, म्यूकस हर जगह है। आप देखिए ट्रेकिया में म्यूकस है, उसके बाद नोज में म्यूकस है, उसके बाद इंटेस्टाइन में म्यूकस है, उसके बाद लाइसोजाइम, यहाँ पे देखिए यूरिन जो बाहर आता है, ये लाइसोजाइम, लाइसोजाइम वहां भी देखे आप, नोज में भी था, उसके बाद सलाइवा में भी था। तो इस तरह से यूरिन में भी है लाइसोजाइम, जो क्या करता है, ये एक बॉडी सिक्रेशन है जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अपने लोग पढ़ेंगे और आगे में कि किसका क्या काम है। ये देखिए अभी अपने लोग ईयर से ईयर वैक्स हो रहा है, लाइसोजाइम सलाइवा में हो रहा है, आई में आप आंसू है, फिर आंसू में क्या है, आंसू में यहाँ पे देखिए लाइसोजाइम होते हैं टीयर्स में। आप ये भी देखिए लाइसोजाइम जो है सलाइवा में भी होता है, म्यूकस नोज में होता है। यहाँ पे आप इस टेबल में देख लीजिए HCl जो है कहाँ होता है, HCl यहाँ स्टोमेक में है, आप देख लीजिए स्टोमेक में HCl कहां से कहां सेक्रेशन हो रहा है, ये देखिए। मतलब हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया, सेक्रेशन हो गया। अभी आप चीजों को आसान तरीके से इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ से लाइसोजाइम हो रहा है, तो आप लाइसोजाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर कर दीजिए, आई से लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ZYME, लाइसोजाइम हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ईयर वैक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, स्टोमक हो गया, स्टोमक हो गया। इस तरह से जो है ये टेबल को भरना था। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बॉडी फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा सा अपने लोग समझते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जो होता है, फ्लूइड्स उसको कहते हैं जो बह जाए। बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड हो गया हमारे मतलब बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये क्या है, फ्लूइड्स है हमारे बॉडी में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिफेंस में, डिफेंस मैकेनिज्म में।
These body fluids follow different strategy like controlling the entry of germs into the body, neutralizing germs and the toxic substance. टॉक्सिक सब्सटेंस जो विषैले सब्सटेंस होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उसको भी नहीं आने देते हैं, उससे रक्षा करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं बहुत ऐसे चीज जो टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करे, प्रिवेंटिंग देयर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये क्या करता है, लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, तो कोई भी बैक्टीरिया जो होता है आपस में रिप्लिकेट करता है। मतलब अगर 2 है तो 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से उसको ये मल्टीप्लिकेशन होने ही नहीं देता। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्लड एंड डिफेंस, ब्लड किस तरह से डिफेंस करता है उसको देखते हैं। आप देखिए कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको WBCs के नाम से जानते हैं, ये एक अहम रोल अदा करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। आप यहाँ पे देखिए WBCs के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स में ही ये चीजें होती है, ये WBCs में होते हैं। अब WBCs में क्या क्या होगा देखिए, WBCs में कितने मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। न्यूट्रोफिल हो गया, WBC का भाग है, बेसोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। ये इतने के सारे ये हमारे WBCs में मौजूद होते हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखिए न्यूट्रोफिल क्या करता है, इनगल्फ्स करता है बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया को खा जाता है, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल का निर्माण करते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। बैक्टीरिया को खाने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल, और कुछ ऐसे केमिकल्स का निर्माण करते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर दे, खा भी ले और खत्म भी कर दे। दोनों तरफ से इसको न्यूट्रोफिल मारने का काम करता है। यहाँ देखिए ये है न्यूट्रोफिल। दूसरा है यहाँ बेसोफिल। देखिए ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स अदर व्हाइट ब्लड सेल्स, दूसरे ब्लड सेल्स को भी स्टिमुलेट्स करता है। स्टिमुलेट्स क्या मतलब कि एक तरह का उकसाने का काम करता है, स्टिमुलेट्स करता है और डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, यानी कि स्टिमुलेट्स का ही काम होता है ये। और उसके बाद अपने लोग इओसिनोफिल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है, केमिकल्स बनाता है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो विदेशी बैक्टीरिया होते हैं या विदेशी पैथोजन उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में बाहरी रूप से प्रवेश करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं फॉरेन बॉडीज या फिर फॉरेन चीज। फॉरेन बॉडीज हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करें, कुछ ऐसे केमिकल का निर्माण करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो जहां पे रिक्वायर हो तो आने नहीं देते हैं। और ये एसोनोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया को आने नहीं देता, कुछ ऐसे केमिकल का निर्माण करते हैं, और विदेशी बैक्टीरिया को नष्ट भी करते हैं, यानी कि जो बाहरी बैक्टीरिया होते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं। अब मोनोसाइट के बारे में पढ़ते हैं, ये भी इनगल्फ करता है। आप देखिए न्यूट्रोफिल भी इनगल्फ कर रहा था, इनगल्फ मतलब कि खा रहा अपने में, और डिस्ट्रॉय भी कर रहा था जर्म्स का। अगर आपको कहे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों का एक ही तरह का काम है, दोनों का एक ही तरह का काम है, ये इनगल्फ कर रहा और डिस्ट्रॉय कर रहा, लेकिन ये एक तरह के हार्मोन ये केमिकल का निर्माण कर रहे हैं, जो ये मोनोसाइट केमिकल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में ही न्यूट्रोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, सबके अलग अलग काम होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स को अपने लोग मेनली कह देते हैं कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है एक मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज है जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। आप देख लिए हैं, पूरा का पूरा चार्ट है। फिर ये लिम्फोसाइट करता है आइडेंटिफाइज एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स स्पेसिफिशियली। कहने का मतलब है ये पहचानता है कि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर का तो नहीं है, बाहर का है, और ये आइडेंटिफाई करके लिम्फोसाइट उन चीजों को मारता है, वो बाहरी जर्म्स को मारता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। ये देखिए इन्फ्लामेटरी रिस्पांस क्या होता है, इसको अपने लोग समझते हैं थोड़ा सा। Haven't you noticed that when wound, जब क्या होता है, घाव होता है, कोई चीज कट गया, या फिर अपने लोग जाहिर सी बात है कि कोई ऐसे राह चलते हैं, और दूसरी बात है कि घाव हो जाता है किसी तरह, पार्ट स्वेल्स अप, दिस कॉल्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। कहने का मतलब है कुछ ऐसे चीज होते हैं
जो मतलब कि कभी कभी घाव होता है, हम लोग दवाई नहीं भी खाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तुरंत वो खून भी बंद हो जाता है। तो इस तरह के मतलब रिस्पॉन्स को अपने लोग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ये देखिए थोड़ी देर के लिए अपने लोग आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए, ये देखिए ये जम्स है, घाव हुआ, मान के चलिए एक तरह का घाव हुआ, यहाँ पे ये घाव है, ये स्किन है अपने लोग का, और घाव हुआ। अब मतलब जिसको वुंड कह देते हैं, घाव कहते हैं उसको। अब ये क्या करता है, ये जम्स इंटर थ्रू वुंड्स। जम्स किसके थ्रू इंटर कर रहा है, घाव के थ्रू। जो कट है शरीर में, कट हुआ और उसी के थ्रू क्या होगा, इंटर हो गया। आप देखिए ये शायद पेन, हाँ पेन है, और उसी के थ्रू क्या हो गया, जम्स यहाँ तक आ गया। और ये जम्स क्या करता है, केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये क्या करेगा, केमिकल्स को देखिए, ये ग्रीन वाला जो है जम्स है, जम्स है जिसको कीटाणु बोल देते हैं। ये हरा हरा पार्ट जो है ग्रीन वाला जो है ये जम्स है। तो ये क्या करता है, यहाँ से आप देखिए इस तरह का जो है केमिकल रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है। आप देखिए ये जम्स है, तो यहाँ पे इसको केमिकल रिलीज हो रहा है इसको खत्म करने के लिए। तीसरी बात आप यहाँ पे समझिए कि जैसे ही केमिकल रिलीज हो रहा है तो बैक्टीरिया क्या होता है, पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। कुछ कोई ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो रहा है। देखिए ये रहा ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आप यहां से देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स रीच द वुंड साइड। व्हाइट ब्लड सेल क्या होगा, इस घाव के पास आएगा, वुंड साइड पे व्हाइट ब्लड सेल्स आएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होगा, घाव के पास आएगा। घाव के पास आने के बाद ये देखिए थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज वॉल्स के माध्यम से ये क्या करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स वहां जहां पे घाव है वहां पे पहुंचेगा। और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या होगा, इस बैक्टीरिया को खा रहा है। देखिए मोनोसाइट्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये बैक्टीरिया को खा रहा है, खा के नष्ट करने का काम कर रहा है। इस तरह की आप देखिए कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, और अपने लोग जानते ही नहीं है। लेकिन अब देखिए घाव हो गया किसी पेन से, उसके थ्रू क्या हो गया, बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है तो केमिकल्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए केमिकल प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जो है डायलेट होता है। डायलेट होने के बाद क्या होता है, आप देखिए ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, उस साइड पे पहुंचता है जहां पे घाव है। और उस साइड पे पहुंचने के बाद न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या करता है, ये जर्म्स को इनगल्फ करता है, यानी कि खाने का काम करता है। ये देखिए ये रहा ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी, और यहीं से जा रहा है। यहीं ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ आरबीसीज है, ये डब्ल्यूबीसीज है। तो डब्ल्यूबीसीज उठ के जा रहा है, आरबीसीज नहीं जा रहा है, आरबीसीज नहीं जा रहा है, डब्ल्यूबीसीज जा रहा है। अब देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि खून नली है। और ब्लड कैपिलरी जो है इसमें डब्ल्यूबीसीज भी है और आरबीसीज भी है। तो ये डब्ल्यूबीसीज उठ के जा रहा है, और इसी से क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का निर्माण, इसी में जो होते हैं सेल हैं, इसी के पार्ट है व्हाइट ब्लड के, और इसको क्या करता है, इनगल्फ करता है, खाता है। ऐसा करते हैं कि आप चीजों को समझ गए होंगे। फिर आगे अपने लोग बढ़ते हैं। ये देखिए दी सेल्स दैट गेट डैमेज, अगर कोई सेल डैमेज हो गया और वहां पे घाव हो गया तो सर्टेन्स केमिकल जो है रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, वही जो अपने लोग कैपिलरीज वहां पहुंचता है। और ब्लड कैपिलरीज में आप देखिए कि व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंचता है उन साइड पे, उन साइड पे पहुंचने के बाद वहां से डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जिसको अपने लोग जो डिफेंस मैकेनिज्म रिलीज होते हैं उसी को अपने लोग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का देते हैं। तुरंत मदद पहुंचा, तुरंत मदद पहुंचा, क्विक रिस्पॉन्स पहुंचा, इस वजह से अपने लोग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के नाम से जान रहे हैं डब्ल्यूबीसी को। आप वहां पे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेगोसाइट्स, फेगोसाइटोसिस, इसके बारे में देखिए। फेगोसाइटोसिस के बारे में अभी अपने लोग देखेंगे। फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ जर्म्स। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, यहाँ पे देखिए फेगोसाइटोसिस क्या करता है, इनगल्फ करता है और डिस्ट्रॉय करता है, किसका, जर्म्स का। इसी को हम लोग फेगोसाइटोसिस कह देते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या, इनगल्फ करेगा, खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा कीटाणु का, उसी को अपने लोग फेगोसाइट कह देते हैं। These cells that are engaged in this process are called phagocytes। और इस
इसमें जो सेल इंगेज है, काम कर रहा, उसी को अपने लोग फेगोसाइट्स बोल देते हैं। फेगोसाइटोसिस से ही, फेगोसाइटोसिस में ही जो सेल्स इंगेज है, मान के चलिए बहुत सारी काम होती है, उसमें बहुत सारे आदमी इंगेज होते हैं, तो उसको अपने लोग वर्कर कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उस वर्कर को ही अपने लोग जो इंगेज है उसी को फेगोसाइट्स बोल देते हैं। ये है फेगोसाइटोसिस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ये रहा आपको फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स ये है अपने लोग का फेगोसाइट्स। और ये फेगोसाइट्स क्या करता है, ये पैथोजन है। पैथोजन मतलब एक तरह का कीटाणु है, जर्म्स है। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, पैथोजन को खा जाएगा, पैथोजन को खा जाएगा, पैथोजन को खाते हुए आगे बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन होने ही नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए, इनगल्फ पैथोजेंस दी मेम्ब्रेन सेक, मेम्ब्रेन सेक में जा गया और उसके बाद लाइसोजाइम में पहुंचता। लाइसोजाइम क्या करता है, कंबाइंड में कंबाइंस हो जाता है मेम्ब्रेन सेक में। उसके बाद पैथोजेंस क्या करता है, डीजेनरेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है एंजाइम्स इन लाइसोजाइम में। ये इस तरह से यहाँ आने के बाद फेगोसाइट्स इसमें खत्म हो जाता है। अब देखिए, ब्लड क्लोटिंग भी एक तरह का जो है मैकेनिज्म के द्वारा होता है। जब अपने लोग को कट लगता है, ब्लड क्लोटिंग इज आल्सो डिफेंस मैकेनिज्म। ब्लड क्लोट का जमना भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। द चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग इज कंसोलिडेटेड बेलो एनालिसिस एंड द अंडरस्टैंड। अभी देखिए, इसको इसके थ्रू अपने लोग समझते हैं, एकदम खूब अच्छा समझेंगे। अपने लोग कह देते हैं कि विटामिन के की कमी से या विटामिन के द्वारा ये जो है अपने लोग का जो है ब्लड क्लॉट होता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली में, अब यहाँ पे समझिए, टिश्यू एंड प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ वुंड। मतलब कि जिस जगह पे घाव है, टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या होता है, डीजनरेट करता है फॉर द एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। जिस जगह पे घाव है उस जगह पे टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या करता है, एक तरह का एंजाइम रिलीज करता है, जिसको अपने लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। अब जब ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में प्लाज्मा होता है और उसी में प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा में रहता है। और ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे आता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम और विटामिन के होता है, जो क्या करता है, थ्रोम्बिन बनाता है। और फाइब्रोनोजेन भी क्या करता है, थ्रोम्बिन बना के फाइब्रिन फाइबर्स बनाता है। और उसके बाद क्या करता है, द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स गेट इंटेंगल्ड इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन फाइबर्स टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट। उसके बाद जाके ब्लड क्लॉट का निर्माण होता है। ब्लड क्लॉट में कैल्शियम भी मददगार होता है, विटामिन के भी, थ्रोम्बिन भी, और थ्रोम्बिन के बाद फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन बनने के बाद तब जाके ब्लड क्लॉट होता है। आप इस तरह से आप कह सकते थ्रोम्बोप्लास्ट, फिर थ्रोम्बोप्लास्ट जो है प्लाज्मा में आएगा, उसे रिएक्ट करेगा कैल्शियम विटामिन के द्वारा जो थ्रोम्बोप्लास्ट में होता है। उसके बाद थ्रोम्बिन का निर्माण हो जाएगा। फाइब्रोनोजेन आके थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रोनोजेन से मिलेगा और उसके बाद फाइब्रिन फाइबर्स का निर्माण करेगा और ब्लड क्लॉट होगा। ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, हेल्प्स करता है, प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग में, खून रुकने मतलब खून बहने से रोकता है। उसके बाद जो इंट्री होता है पैथोजेंस का, उसको नहीं होने देता है घाव के थ्रू। ब्लड क्लॉट्स एक तरह का हीलिंग प्रोसेस है, जो घाव को ज्यादा बनने नहीं देता है। ब्लड क्लॉट हो गया, खून ही नहीं बहने देता। दूसरी बात हो गया हीलिंग ऑफ वुंड्स, मतलब कि घाव कैसे ठीक हो जाता है वो भी देख लीजिए। हीलिंग ऑफ वुंड इज ए स्टेज आफ्टर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंचा था तो और ब्लड क्लॉट हुआ, व्हेन अ वुंड जो है अगर घाव होता है तो वहां पे एक नए जो है सिमिलर टिश्यू बन जाते हैं। और ये टिश्यू क्या करता है, डैमेज की जगह या फिर जो लॉस्ट हो चुके हैं उस घाव को भरने का काम करते हैं। और उस घाव को भरने का काम करते हैं, फिर जो है सिमिलर टिश्यू कैन नॉट बी फॉर्म, द कनेक्टिव टिश्यू हील्स द वुंड। उसके बाद घाव ठीक हो जाता है। घाव मतलब का ठीक होना, वही हीलिंग प्रोसेस कहला रहा। अब यहाँ पे अपने लोग देखिए, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये एपीटीटी इज द टेस्ट। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। एपीटीटी का क्या मतलब होता है, ए से आप समझ लिए एक्टिवेटेड, पी से पार्शियल हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया और टी से
टाइम हो गया। आप देख लीजिए एपीटीटी का फुल फॉर्म अगर कभी पूछे, फॉर फ्यूचर अभी तक तो पूछा नहीं है। एपीटीटी इज द टेस्ट टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ एक्सेस ब्लीडिंग। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है ना घाव से या फिर किसी भी चीज से, तो वो एपीटीटी टेस्ट होता है। जो lack of clotting of blood, specific reagents are added to the blood sample and the time taken for the blood clotting, जितना वो देर लेता है ब्लड को क्लोट होने में, उसी को अपने लोग उसी टेस्ट को एपीटीटी कह देते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज 30। अगर किसी इंसान का जो है ब्लड क्लोट हो रहा है तो उसका नॉर्मल वैल्यू जो है 30 से 40 सेकेंड होता है। अंदाजा लगाइए कि घाव हो रहा है और ब्लड क्लोटिंग, मान के चलिए कोई पिंपल फोड़ दिए, और 30 से 40 सेकंड ही लेता है, एक नॉर्मल वैल्यू होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द क्वांटिटी एंड द एक्शन ऑफ फैक्टर्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट। इस टेस्ट में अगर 30 और 40 सेकंड से ज्यादा हो रहा है तो उस तरह से कभी कभी 8 से 15 मिनट भी ले लेता है, 2 से 7 मिनट एंड 8 से 15 मिनट। यूजुअली व्हेन अ वुंड अकर्स इन अ ह्यूमन बीइंग्स ब्लीडिंग लास्ट फॉर 2 to 7 मिनट्स एंड क्लोट्स विदिन। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान को बहुत बड़ा घाव हो जाता है, घाव लग जाता है, तो वो 2 से 7 मिनट तक लेता है, कभी कभी 8 से 15 मिनट तक भी वो ब्लड क्लॉट होने में लगता है। यहाँ पे देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि फीवर भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि नहीं। देखिए कभी कभी जो है अपने लोग जो है नो डाउट अबाउट इट कि आपको हंसाने का भी काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें जो है कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मतलब आप लोग के लिए या कुछ बोला जाए। होता क्या है कि मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना, इंसान जो है ढलने की कोशिश करता है। आगे अगर आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा एकदम बिल्कुल बातें भी होगी, और आगे में भी मतलब कुछ बातें होगी। आप लोग कभी कदाल कह देते होइएगा कभी कभी कि सीरियस मूड में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सीरियस में नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि अट्रैक्शन होता है तो कुछ बातें ऐसी होती है। अब आप समझिए कि आपको जानकर हैरानी होगी कि फीवर भी है एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बुखार जो है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एक नॉर्मल वैल्यू होता है। फीवर इज अ कंडीशन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव द नॉर्मल लेवल। ये जो है आप देखिए यहाँ पे, किसी भी नॉर्मल इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो जो है 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल वैल्यू होता है। जैसे ही इस नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो फीवर हो जाता है। इट इज अ डिजीज और सिम्टम। ये क्या है, एक तरह का डिजीज भी है और एक तरह का सिम्टम भी है। अब देखिए होता क्या है, पैथोजेंस क्या करता है, हमारे बॉडी में इंटर किया, इंटर करने के बाद क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब कुछ विषैला चीज जो है पैथोजेंस के द्वारा जो है व्हाइट ब्लड में ट्रांसफर किए जाते हैं। दी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसको बचाने के लिए कुछ जो है केमिकल छोड़ते हैं। कोई पैथोजेंस आया हमारे बॉडी में, इंटर किया, इंटर करने के बाद क्या होता है, WBC क्या करता है, कुछ केमिकल्स को छोड़ते हैं। कुछ केमिकल छोड़ने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसी दरमियान बढ़ने लगता है। अब देखिए एकदम बिल्कुल बुखार हो रहा है किस तरह से, ये समझने का कोशिश करेंगे। पैथोजेंस इंटर किया बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स के पास आया, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या किया, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और केमिकल सब्सटेंस रिलीज की जाएगी तो आप समझिए कि वहां का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो रहा है, और टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा हमारे बॉडी का, द रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजेंस इंक्रीज। और ये क्या होता है, पैथोजेंस का जो इंक्रीज होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन भी होता है और फेगोसाइट्स अपना काम करने लगता है, तो इस वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब देखिए, When infections become uncontrolled, जब कोई एक ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो अनकंट्रोल होता है, द बॉडी टेम्परेचर में राइज
टर्मेंडसली। कहने का मतलब है कुछ ऐसे मतलब होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं जो अनकंट्रोल होता है, तो उस समय भी हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो अपने लोग क्या करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। मेडिसिन यूज इस वजह से करते हैं कि अपने लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो घटे। बट इट इज एडवाइजेबल, मतलब सलाह दी जाती है कि पहले आप डायग्नोस करवाइए, और डायग्नोस करवा के बाद उसका रीजन समझिए कि वो किस वजह से हो रहा है, उसके बाद जो है आप दवाई खाइए। नेसेसरी टू सीक मेडिकल असिस्टेंस इमीडिएटली, तब आप लीजिए। नहीं तो क्या होता है, वो बैडली इफेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और ब्रेन को। जब अपने लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे खा लेते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं हमारे शरीर में जो प्रिवेंट करते हैं, रक्षा करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और एंट्री ऑफ जर्म्स को मतलब एंट्री ऑफ जर्म्स को मतलब जर्म्स का एंट्री ही नहीं होने देते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एज ए मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल पैथोजन। कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होते हैं जो है वो पैथोजन से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लिम्फोसाइट्स आर द ब्लड सेल्स दैट स्पेशली ये देखिए, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस का और हमारे बॉडी में इंटर नहीं होने देते हैं। इस तरह से ये स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारे शरीर का। फिर लिम्फोसाइट्स एक तरह का समझिए वॉरियर, एक तरह का क्या है, वॉरियर। वॉरियर क्या होता है, योद्धा कह लीजिए। फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस, मतलब कोई बाहरी जो है जो हमारे शरीर में नहीं है, फॉरेन बॉडीज हो गया या फिर उसी को पैथोजेंस कहते हैं। जैसे ही वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसको हम लोग एंटीजेन कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे एंटीजन होते हैं जो क्या करते हैं, मान के चलिए कोई बाहरी आया, कोई बाहरी पैथोजेंस आया, और बाहरी पैथोजेंस आने के बाद हमारा शरीर में जो कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो जग जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होने के बाद क्या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोल देते हैं, एंटीजन होते हैं। और द डिफेंस मैकेनिज्म दैट आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंटीजन डिस्ट्रॉय इट स्पेसिफिकली कॉल्ड स्पेसिफिक डिफेंस। और उसके बाद उससे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं, ये क्या है, लिम्फोसाइट्स। नॉन एज लिम्फोसाइट्स के नाम से अपने लोग WBCs को ही जानते हैं, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस इन दिस वे। और पैथोजेंस को क्या करता है, किल करता है। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। अब आपको मालूम हो गया कि ये लिम्फोसाइट्स किस में होता है, ये लिम्फोसाइट्स क्या होता है, बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो आप आसानी से कह लीजिए रज्जु मज्जा जो होता है हिंदी में, उसको बोन मैरो में ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं। दोज दैट मेच्योर इन द बोन मैरो आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। जब मेच्योर बोन से निकलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बोल देते हैं। एंड दोज दैट मेच्योर इन द थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं उसको अपने लोग टी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। अब समझिए कि जो बोन से मेच्योर होके निकल रहा है, जो बोन में मेच्योर होता है, अपने लोग उसको बी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। यहां रहा बी लिम्फोसाइट्स, ये रहा आपको बी लिम्फोसाइट्स, ये आपको बोन मैरो में मेच्योर हो रहा है। दूसरी बात है कि ये जो है ये किस में मेच्योर हो रहा है, ये थाइमस ग्लैंड में मेच्योर हो रहा है, इसलिए अपने लोग टी लिम्फोसाइट कह दीजिए। देखिए सवाल पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है कि ये टी लिम्फोसाइट्स कहाँ मेच्योर हो जाता है, कहाँ मेच्योर हो रहा है, तो आप कहिए इसको कहाँ पे मेच्योर हो रहा है, कहाँ पे मेच्योर हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड अपने लोग पढ़ लिए हैं। और ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मेच्योर हो रहा है, ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मेच्योर हो रहा है, बोन मैरो में। चलिए बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस सर्टेन प्रोटीन्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको अपने लोग मतलब एक्ट अगेंस्ट, प्रोटीन्स दैट एक्ट अगेंस्ट एंटीजेंस के विरुद्ध जो है ये काम करता है। दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज बोल देते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स
कुछ तरह के प्रोटीन रिलीज करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज कहां से रिलीज हो रहा है, ये बी लिम्फोसाइट से हो रहा है, बी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से ये प्रोटीन रिलीज हो रहा है। एंटीबॉडीज एक तरह के प्रोटीन होते हैं, और एंटीबॉडीज क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को तीन तरह से। डिस्ट्रॉय दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को करता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को ही नष्ट कर देता है। न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिन, टॉक्सिन को न्यूट्रल करता है। तीसरी बात है डिस्ट्रॉय दी पैथोजेंस, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, वो जो किससे, WBC से जो स्टिमुलेट होता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये रहा टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है जो सेल अफेक्ट हो चुके हैं किससे, वायरस से, डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल को भी। तो इसलिए टी लिम्फोसाइट्स बड़ी काम की चीज है, ये वायरस के विरुद्ध लड़ता है टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स जो है वायरस के विरुद्ध काम करता है और कैंसर सेल को भी मारने का काम करता है। अभी आप समझिए, इधर ये आप देखिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में चलते हैं। दी डिफेंस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा भी डिफेंस केमिकल्स छोड़े जाते हैं, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज के नाम से जान देते हैं, या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से जानते हैं। दिस इज ए वाई शेप्ड प्रोटीन। अब आपको पूछा जाएगा कि बी लिम्फोसाइट से एक तरह का एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से जानते हैं। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का जो शेप होता है, शेप कैसा होता है, वाई शेप में होता है। एक इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरह का प्रोटीन है जिसका शेप क्या है, वाई के जैसा है। देयर आर स्पेसिफिक साइट्स फॉर बाइंडिंग एंटीजेंस एंड देयर, ये जो है ना क्या करता है, एक तरह का साइट होता है जो एंटीजन को बांधने का काम करता है। दिस सेल्स हेल्प टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सच, ये देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है ये भी 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, है कि नहीं। देखिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के भी 5 टाइप होते हैं। चलिए अब आगे की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं, देखिए समझिए। लिम्फ एंड डिफेंस, लिम्फ के बारे में भी पढ़ ही लिया जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए लिम्फ के बारे में समझ लेते हैं। लिम्फ हो गया, ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लिम्फ, लिम्फ के बारे में पहले भी तो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद देखिए द लिम्फ फॉर्म फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के द्वारा लिम्फ का निर्माण होता है। और क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म रिलीज होता है ब्लड के द्वारा। लिम्फ कंटेन्स प्लेंटी ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फ में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज जो डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको ये नष्ट करते हैं। और ये क्या होता है, लिम्फ जो होता है, लिम्फ नोड्स होता है। यहाँ पे आप देखिए स्प्लीन, स्प्लीन है यहाँ पे, ये स्प्लीन है, यहाँ पे लिम्फ डक्ट है और ये लिम्फ नोड है। इस तरह का ये लिम्फेटिक सिस्टम है। इस तरह का देखिए अपने शरीर में कहाँ कहाँ है लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ से है, यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से ये लिम्फेटिक सिस्टम नीचे तक आया। ये एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम है। तो कल जो है अपने लोग एडवर्ड जेनर साहब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसको देखिए। इसमें जो समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और दोबारा देखने के बाद आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये तो एक तरह का समझिए कि एक टीचर राह दिखाने का काम करता है, और उससे आप अलग अलग किताबों को भी पढ़िए तो बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपने लोग यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, और कहने का मतलब है
बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।